हेलो दोस्तों, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने पहले की क्लास में कोशिका के बारे में और कोशिका के प्रकार के बारे में जानकारी करी थी। इसके बाद हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे कोशिका के बारे में और कोशिका के कोशिकांग के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं और ये कोशिका को क्या क्या प्रदान करते हैं या फिर कोशिका में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग या सेल ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिकांग होते हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इन कोशिकांग का सब कोशिकांगों का अलग अलग काम होता है। इन कोशिकांगों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली के बारे में। सबसे पहला भाग है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और तीसरा आता है केंद्रक। तीसरा है केंद्रक। इन कोशिकांगों को हमने 3 भागों में पार्ट कर लिया है। उसके बाद 3 भागों में इसको पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके बाद केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। जो ये कोशिका, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस को, इन दोनों को अगर जोड़ के बोलते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म सिंगल, साइटोप्लाज्म तो कोशिका द्रव्य, कोशिका का अलग हुआ और ये न्यूक्लियस अलग हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ कर कहते हैं तो इनका एक नाम दिया गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम प्रोटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में हम दोनों टिक करने हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले इन 3 भाग एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, कोशिका में कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो कोशिका होती है उसका सबसे बाहरी आवरण होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये दोहरी होती है। ऐसे तो सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तब तो हमें दोहरी झिल्ली युक्त दिखाई देती है, परंतु ये त्रिस्तरीय होती है। अब त्रिस्तरीय में आप सोचोगे दिखाई देती है, पर त्रिस्तरीय कैसे होती है? जैसे ये कोशिका है। अब ये कोशिका में डबल झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग ये होता है। पर ये दोहरी झिल्ली में जैसे 2 झिल्ली तो 3 त्रिस्तरीय होता है। 3 स्तरीय में कौन कौन से स्तर होते हैं? 3 स्तरीय में होते हैं 2 स्तर तो इसके प्रोटीन के बने होते हैं और एक जो स्तर होता है इसका ये फास्फोलिपिड का बना होता है। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो ये 2 प्रोटीन की परत है ये साथ में जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसी कारण ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हुआ कोशिका झिल्ली। इसके बाद इसकी मोटाई की बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग कितनी होती है? लगभग होती है इसकी मोटाई 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। और ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? ये कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली को ये आकार प्रदान करती है। कोशिका गोल होगी, चपटी होगी, लंबी होगी या कैसी होगी, ये कोशिका झिल्ली को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली होती है जो ये जंतु सेल, जैसे पादपों की सेल अलग होती है, जंतु सेल अलग होती है। जो पादपों की सेल होती है उसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जो जंतुओं की सेल होती है उसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सबसे बाहरी आवरण होता है। इसके बाद इस कोशिका झिल्ली के ऊपर ही पादप सेल में एक आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली अंदर वाली, इसके बाहर, इसके ऊपर की ओर जो पादप कोशिका है उसमें एक आवरण पाया जाता है। इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसको कहते हैं हम सेल वॉल। जो ये सेल वॉल होता है ये जंतु कोशिका में
नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल और केवल पादप शेल में पाई जाती है। पादप शेल में ये पाई जाती है। किसकी बनी होती है शेल वॉल? ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड, इनकी बनी होती है। क्योंकि काम भी वही आते हैं। सेलुलोज का काम कहाँ होता है? जंतुओं में सेलुलोज की पाचन क्षमता होती नहीं है, क्योंकि घास में क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। अब जानवर की बात करें तो जानवर में सेलुलोज पचाते हैं और ये मनुष्य में नहीं पचाते। जो सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज केवल पादपों में पाया जाता है। जब तो हम घास नहीं खा पाते, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं होती सेलुलोज पचाने की। इसके बाद जो सेलुलोज, ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज या पॉलीसेकेराइड, इसकी पेक्टिन की बनी होती है ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो कोशिका के अंदर ये भरा होता है, ये यहाँ पे केंद्रक हुआ। ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो पदार्थ भरा होता है, चिपचिपा या गाढ़ा लसलसा पदार्थ भरा होता है, इसको हम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इस कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य जो इसमें कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, उनको संभाले रखता है या व्यवस्थित रखता है। जैसे ये कोशिकांग यहाँ है, दूसरा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोम यहाँ है, गोल्जी बॉडी यहाँ है, ये सब कोशिकांग को एक दूसरे से व्यवस्थित करता रखता है। मतलब जैसे इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, तो इनको आपस में अपने टकराने नहीं देता। इस कारण अगर सोचो ये कोशिका खाली होती, अगर ये कोशिका खाली होती तो ये घूमते रहते इधर उधर या इधर उधर आते रहते, तो इनके काम में बाधा आती ना। इसी कारण ये कोशिका द्रव्य के कारण ये एक दूसरे कार्य में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, तो ये अलग अलग काम करते हैं। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। तो ये देखो कोशिका द्रव्य और ये जो केंद्रक है, इस पूरे को अगर हम शामिल करें तो इसे कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। और अगर इस कोशिका में से इस केंद्रक को हटा लेते हैं तो ये जो बचता है ये होता है साइटोप्लाज्म। इसको सिंगल मतलब केवल और केवल ये कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर इसमें साइटोप्लाज्म में केंद्रक भी शामिल कर लिया हमने तो इसका नाम हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद कोशिकांग के बारे में, ये जो इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं, ये जो कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कोशिकांग ही पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे पदार्थ भी पाए जाते हैं। जो ये कोशिकांग पाए जाते हैं इन्हें तो हम सजीव संरचना कहते हैं। और इसमें निर्जीव संरचना के रूप में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बनिक पदार्थ में ले लेते हैं हम बहुत सारी चीज़ें। कार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा कार्बन, आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, आ जाएगा ग्लूकोज, इन संबंधित कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। और जो अकार्बनिक पदार्थ आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आएंगे? खनिज लवण आ जाएगा, जल आ जाएगा। जल भी तो पाया जाता है कोशिका में, ऐसा थोड़ी है कि ये कोशिका में सिंगल ये कोशिका पाई जाती है या फिर जल भी कोशिका में पाया जाता है, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोशिकांग के बारे में, मतलब अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में। तो इसके बाद हम पहला कोशिकांग लेते हैं। सबसे पहले कोशिकांग पढ़ते हैं जो कोशिका झिल्ली के सबसे पास पाया जाता है। इसका नाम है अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब इसका अर्थ देखते हैं। रेटिकुलम इसका अर्थ देते हैं, अंतः को अर्थ से हम लेते हैं एंडो से, और द्रवी का अर्थ हम लेते हैं प्लाज्मा से, क्योंकि प्लाज्मा का अर्थ द्रव से लिया जाता है। यहाँ भी बताया था मैंने, द्रव का प्लाज्मा से लिया जाता है। और जो रेटिकुलम, ये लैटिन भाषा का शब्द है। रेटिकुलम का अर्थ हम यहाँ पे जाल से लेते हैं। रेटिकुलम अर्थात ये लैटिन भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का, तो रेटिकुलम का अर्थ होता है जाल। तो इसका हिंदी इंग्लिश में हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ER। ये कहाँ पाई जाती है? ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली से यहाँ जिगजैग आकृति में पाई जाती है। और ये कहाँ तक जुड़ी होती है? ये जो केंद्रक के बाहर जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये यहाँ तक जुड़ी होती है, ये ऐसे रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरी कोशिका में फैली होती है। अब ये पूरी कोशिका में ऐसे फैली रहेगी, तो ये देखो, आप देख सकते हो कि
ये कोशिका झिल्ली पूरी तरह फैली रहेगी तो एक जाल जैसी संरचना बनाएगी पूरी कोशिका में, जाल जैसी संरचना, इसी कारण इसको जालिका भी कहते हैं। और ये ऐसी संरचना बनाती है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका का एक ढांचा समझ लो, ढांचा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोशिका को जकड़े रखती है। जो चीज़ हमें बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण से जुड़ी हुई रहती है उसे ही तो हम कहते हैं ना कि ये कोशिका कंकाल हुआ। हमारे में भी तो होता है, हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। जैसे हमारी हड्डियों का ढांचा है वो हमें बाहर भी पता चलता है कि हाँ ये हड्डियों का ढांचा है, बाहर की आवरण से भी जुड़ा होता है और आंतरिक आवरण से भी जुड़ा होता है और ये मजबूत होता है। ये कोशिका को मतलब एक आकृति संबंधित उसे समझ लो, जैसे आंतरिक संरचना को एक आकार प्रदान करता है ये। और ये काम क्या करता है, ये काम दो तरीके से काम करता है। ये दो प्रकार का होता है, इसी कारण ये दो तरीके से काम करता है। दो तरीके से, जैसे दो प्रकार का होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम पाए जाने के ऊपर, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये यहाँ पर इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें तो हम कहते हैं RER, शॉर्ट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जो दूसरा होता है SER, इसका अर्थ होता है स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब जो ये खुरदरी रहेगी, ये खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम, इसको हाथ स्पर्श करने पर पता चलता है कि ये जो राइबोसोम, अगर किसी चीज़ पर कोई ऊपर से दाने दाने रहेंगे तो वो चिकनी नहीं लगेगी ना, खुरदरी सी हमें दिखाई देगी। तो इसी कारण ये खुरदरी होती है, तो इसका नाम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते अर्थात ये स्मूथ होती है, इस पर हाथ लगाने पर कोई भी हमें ऊपर नीचे दिखाई नहीं देती, सतह ऊपर नीचे दिखाई नहीं देती ना, तो इस कारण इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इस पर राइबोसोम पाए जाने के कारण जो ये राइबोसोम होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं पूरी जो कोशिका के लिए जो प्रोटीन जिसकी जितनी आवश्यकता होती है ये इन राइबोसोम के द्वारा बनाई जाती है। और जो ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये जो प्रोटीन के अलावा वसा की आवश्यकता होती है, ये कौन बनाती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बनाती है। और ये एक काम, विशेष काम और करती है। ये क्या काम करती है, ये जो कोशिका के वो जो गोल्जिकाएं होता है ना, उसका निर्माण भी ER के द्वारा ही होता है। गोल्जिकाएं के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अगला कोशिकांग हुआ, अगला कोशिकांग गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी। आप सबसे पहले इसकी गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी थी, गोल्जी बॉडी की खोज करी थी कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो बोलो या कैमिलो बोलो, बात एक ही है। गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने कब करी थी, 1898 में। 1898 में इन्होंने गोल्जिकाएं या गोल्जी बॉडी की खोज करी थी। ये कैमिलो गोल्जी ने जिस कोशिकांग की खोज की तो इन्हीं के नाम पर इस कोशिकांग का नाम गोल्जिकाएं रख दिया गया। इस कोशिकांग का नाम गोल्जिकाएं रख दिया, क्योंकि होता है ना कोई जो भी वैज्ञानिक जिसकी खोज करता है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। इसी कारण इसका नाम भी गोल्जिकाएं रख दिया गया। ये गोल्जिकाएं पाया कहाँ जाता है, ये गोल्जिकाएं केंद्रक के पास पाया जाता है, केंद्रक के पास पाया जाता है। इसकी संरचना छड़ जैसी होती है। जैसे इसकी संरचना यहाँ बताते हैं, इसकी संरचना ये ऐसी बेलनाकार समांतर छड़ पाई जाती है इसमें, ये ऐसी संरचना पाई जाती है इसके अंदर। जो ये संरचनाएं पाई जाती है, इन संरचनाओं को कहते हैं हम सिस्टर्नी। और इसके बाद यहाँ पे सिस्टर्नी के ऊपर यहाँ पे एक छोटी छोटी गुंडी नुमा इस संरचनाएं लगी होती है, इन्हें हम कहते हैं वेसिकल, अर्थात वेसिकल्स। इसके बाद ये जो यहाँ नीचे की ओर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, इन्हें हम वैक्यूल्स
वैक्यूल्स कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं आशय। हिंदी के नाम थोड़े टफ होते हैं, पर फिर भी याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी हिंदी के नाम भी तो आते हैं ना। तो सिस्टर्नी इंग्लिश का नाम और हिंदी में आशय बोलते हैं। वेसिकल्स अर्थात ये इस आज से नहीं, आज से इसका नहीं, आज से वेसिकल्स को बोलते हैं, आज से इसका नाम होगा। और इसका नाम हो जाएगा पुटिकाएं या फिर कुंडिकाएं, कुंडिकाएं। और इसका अर्थ होगा वेसिकल्स तथा रिक्तिका, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। ये इसकी संरचना हुई गोल्जिकाएं या गोल्जी बॉडी की संरचना हुई। ये गोल्जिकाएं भी यहाँ केंद्र के पास पाया जाता है। इसके बाद हम अगला कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं। अगला कोशिकांग राइबोसोम। अगला कोशिकांग हम पढ़ेंगे राइबोसोम, क्योंकि हमने राइबोसोम इसके ऊपर देखा ना, अभी राइबोसोम पाए जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम राइबोसोम को ले लेते हैं। राइबोसोम। अब राइबोसोम की बात आती है। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? राइबोसोम की खोज करी थी क्लार्ड नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम की खोज करी थी क्लार्ड नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी। परंतु राइबोसोम की खोज तो कर दी, अब नाम इनके नाम पर नहीं है ना, तो नाम किसी और वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था इसका नाम? इनका नाम दिया था पेलेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पेलेड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। राइबोसोम का काम वही प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है ये राइबोसोम। और राइबोसोम की जरूरी नहीं है कि राइबोसोम ये जो ER पाया जाता है केवल इसी पर पाया जाता है। राइबोसोम ये जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है इसमें बिखरा हुआ भी रहता है, कभी कभी अकेला भी होता है और ये गुच्छों के रूप में भी पाया जाता है। राइबोसोम के ऊपर कोई भी परत नहीं पाई जाती, ये परत रहित अर्थात झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और जो ये राइबोसोम है ये इसको दो प्रकार में अर्थात दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के राइबोसोम? ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 80S प्रकार का राइबोसोम और एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम। ये जो राइबोसोम की जो इकाइयां हैं ये 80S प्रकार की इकाई होती है बड़ी इकाई, और जो 70S प्रकार की इकाई होती है वो होती है छोटी इकाई। 80S प्रकार की इकाई किसमें पाई जाती है? ये यूकेरियोटिक में पाई जाती है और ये प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। ये तो यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है 80S प्रकार की, यूकेरियोटिक में पाई जाती है। इसके बाद ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। ये राइबोसोम की दो इकाइयां होती है 80S और 70S, ये अलग अलग में पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बाद अब लेते हैं हम लाइसोसोम को। अगला कोशिकांग लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम की सबसे पहले तो खोज की बात आती है। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? तो लाइसोसोम की खोज करी थी डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज करी थी। लाइसोसोम एक कोशिकांग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है? ये सबसे पहले तो इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं ना, जल अपघटनीय एंजाइम, ये कोशिका को मतलब कोशिका की एक प्रकार से साफ सफाई का काम करते हैं। ये जैसे कोई कोशिका हुई, कोई कोशिकांग हुआ, जैसे इसको ER ले लो, ER या गोल्जिकाय को ले लो। गोल्जिकाय हुआ, अब ये गोल्जिकाय ने काम करना बंद कर दिया है। ये काम करना बंद कर देगा कोई भी चीज़ अपना काम करना बंद कर देती है तो वो धीरे धीरे सड़ जाती है। अगर वो सड़ जाएगी तो वो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो ये लाइसोसोम है अपने एंजाइम इस गोल्जिकाय पर छिड़क देता है या छोड़ देता है। उस कारण ये कोशिका या ये गोल्जिका, ये कोशिकांग अपने आप ही नष्ट हो जाता है और हमारी कोशिका की साफ सफाई हो जाती है और सुरक्षा भी हो जाती है। इसके बाद कोशिकांग अगर लाइसोसोम जैसे कभी कभी होता है ना, लाइसोसोम को हम कहते हैं, आपने सुना हो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? इसका भी रीज़न बताती हूँ मैं। आत्मघाती थैली कहते हैं
लाइसोसोम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टिव पेपर में कि लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्मघाती थैली? कभी कभी होता है कि जैसे अभी तो मैंने बोला कि एक कोशिकांग ने काम करना बंद कर दिया, कभी कभी होता है कि ये जैसे बहुत सारे कोशिकांग इन सब ने काम नहीं किया या फिर स्लो काम कर रहे हैं, या होता है ना कभी कभी काम नहीं कर रहे, कुछ चोट कारण की वजह से कोशिकांग डैमेज हो गए या फिर नहीं हो रहा है इनसे काम। तो क्या होता है, ये जो लाइसोसोम होता है इसके पास सूचना जाती है कि इस कोशिकांग के अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है उसके अंदर सूचना जाती है कि जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ये क्या काम करता है, ये जो अपने एंजाइम है, अपने एंजाइम अब एक पे तो छिड़क नहीं पाएगा, बहुत सारे कोशिकांग होगा, इतने कहाँ तक इतना करेगा, इतने में तो वो कोशिका सड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये खुद ही फट जाता है, खुद ही फट जाएगा। अब जैसे ये लाइसोसोम है, अब ये लाइसोसोम खुद फट जाए, इसके अंदर जलघटनी एंजाइम पाए, अब ये खुद फट जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी एंजाइम होंगे पूरी कोशिका में फैल जाएंगे। हर कोशिकांग पर इसके एंजाइम जो है पहुंच जाएंगे अपने आप ही, और पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये कोशिकांग धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, और ऐसे करते करते पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। ये लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, अर्थात सुसाइड बेड कहते हैं इसको, सुसाइड बेड। अब जैसे लाइसोसोम का आप एक मेथड से लड़ो, अपने कहीं चोट लग जाती है, अब चोट लग जाएगी तो वहाँ की कोशिका काम नहीं करती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ की कोशिका नष्ट हो जाती है। नष्ट करने के लिए ये जो पहले तो वो काम नहीं कर रही है, तो वो काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे सड़ जाएगी, तो वो निशान बन जाता है, अपने चोट लगती है निशान बन जाता है, वो निशान धीरे धीरे अपने आप हट जाता है। वो कैसे हटता है, वो लाइसोसोम के कारण हटता है। लाइसोसोम के कारण कैसे, वो धीरे धीरे वो जलघटनी एंजाइम छोड़ेगी उस कोशिका पर, और धीरे धीरे करते हुए वो निशान हट जाएगा। जब वो निशान हट जाएगा तो समझ लीजिएगा कि एंजाइम अपना काम कर चुके हैं और वो कोशिका पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो ये लाइसोसोम हमारे यही काम आता है कि कोशिका की सुरक्षा करता है। और कभी कभी जैसे होता है ना, ये पूरी कोशिका नष्ट हो गई, अब इस नष्ट हुई कोशिका को भी कौन नष्ट करेगा, इसकी बात आती है, क्योंकि लाइसोसोम तो फट ही गया, अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो क्या होता है, जो ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका यहाँ पर हुई, इसके आसपास की जो कोशिकाएं रहेगी उनके पास सूचना जाती है कि अब कोशिका से कोशिका जुड़ी हुई होती है, इनके पास सूचना जाएगी कि यहाँ की कोशिका नष्ट हो चुकी है। तो हर कोशिका में अलग अलग कोशिकांग होते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि पूरे शरीर में एक ही लाइसोसोम होगा, इसलिए प्रत्येक कोशिका का लाइसोसोम अपने अपने लाइसोसोम को संकेत देता है कि यहाँ की कोशिका को नष्ट करना है। तो ये लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा अपना एंजाइम इस पर भी छिड़क देते हैं, और छिड़कने से ये जो लाइसोसोम, ये जो कोशिका है, पूरी कोशिका ये नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे करते हुए और नष्ट हो जाती है। आसपास के लाइसोसोम ने इसको नष्ट कर देती है, क्योंकि इसका लाइसोसोम तो बचा ही नहीं। इसके बाद पढ़ते हैं हम लाइसोसोम के बाद हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। अभी क्या बच गया, राइबोसोम पढ़ लिया हमने, लाइसोसोम पढ़ लिया, अंतःपदवीय जालिका, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया बचा। अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले बात आती है खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी कोलिंकर नामक वैज्ञानिक ने। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी तो नाम भी किसी ने दिया होगा। पहले इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति वैसे तो ऐसा फिक्स होता नहीं है कि ये गोल होगा या चपटा होगा, इसकी आकृति परिवर्तनशील होती है। ये काम क्या करता है, ये हमें
कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अब जब कोशिका को ऊर्जा प्रदान करेगा तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, जैसे हमारे कोशिका की जरूरत, ऊर्जा की जरूरत होती है ना, हमें हर कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है। एक कोशिका मिलकर, जैसे एक कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी ऊर्जा बनाता है। कितनी ऊर्जा बनाता है ये? क्षमता, कार्य के अनुसार ये ऊर्जा बनाता है। होता है ना, जैसे हमारे हाथों को, अभी मैं पेन से लिख रही हूँ तो इसको ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा आती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी ऊर्जा बनाता है? ये ऊर्जा बनाता है एक ग्लूकोज का अणु 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। ये एक ग्लूकोज का अणु कितनी ऊर्जा बनाएगा? 36 एटीपी। हम भोजन के रूप में ग्लूकोज तो लेते हैं, तो एक ग्लूकोज का जो अणु मिलेगा वो जो कोशिका तक पहुंचेगा कितनी ऊर्जा बनाएगा? ये बनाएगा 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। और जो 36 एटीपी ऊर्जा बनाएगा, इसमें से जो 34 एटीपी होते हैं, ये 34 एटीपी कहाँ से बनते हैं? कौन सी प्रक्रिया से बनते हैं? ये बनते हैं क्रेब्स चक्र नामक प्रक्रिया से। क्रेब्स चक्र नामक प्रक्रिया से। ये कार्बन का एक चक्र होता है। इस प्रक्रिया से 34 एटीपी तो इससे बन जाते हैं और 2 एटीपी बचते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ये जो क्रेब्स चक्र की जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो कैसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसमें 2 झिल्ली पाई जाती है। ये कौन सा कोशिकांग है? 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके बाद ये 2 झिल्ली, एक तो ऐसी आकृति होती है लगभग इसकी चप्पल जैसी, मान लो चप्पल भी नहीं तो आकृति से परिवर्तन होती रहती है, फिर भी हम ले लेते हैं इसको ऐसी आकृति, क्योंकि बुक्स में ऐसी आकृति दी होती है हमें। इसकी आकृति एक डिसाइड नहीं होती है कि ऐसी होगी, इसकी आकृति परिवर्तनशील होती रहती है, पर हम बुक्स के अनुसार चलते हैं तो ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर पहली तो ये सबसे बाहरी आवरण हो गया, और जो अंदर का आवरण होता है, ये अंदर का आवरण जो अंदर की ओर होता है ये मुड़ा हुआ होता है। ये मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है अंदर की ओर। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में ये अंदर की परत होती है, ये मुड़ी हुई होती है। इस मुड़ी हुई संरचना को हम कहते हैं, क्रिस्टी। मुड़ी हुई संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर भी ये बारीक ये छोटे छोटे कण लगे होते हैं। क्रिस्टी के ऊपर सारी पूरी परत के ऊपर ये सब संरचना यहाँ तक पूरी पाई जाती है ना। इसके बाद ये क्रिस्टी के ऊपर ये जो संरचना के ऊपर ये लगे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम या फिर F1 कण। ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। ऑक्सीसोम या F1 कण इन्हें कहते हैं। और इसके बाद जो ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये इसके बाद ये भरा होता है, इन्हें मैट्रिक्स स्ट्रोमा या फिर अधात्री, इसका नाम बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स, और हिंदी में बोले तो अधात्री। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई। इसे हम, ये जो ऊर्जा बनाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? जो जहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगी उसे हम शक्ति ग्रह कहते हैं। मतलब जहाँ से हम, फैक्ट्री रहती है ना, कहाँ से बनती है हमारी ऊर्जा? हमारे लिए जो ऊर्जा काम आती है, शरीर की नहीं, बाहर की ऊर्जा की बात कर रही हूँ मैं। बाहर की ऊर्जा आती है वो फैक्ट्री से बनती है। तो वहाँ पे फैक्ट्री से हम किसको लेते हैं? शक्ति से, मतलब एक जहाँ बनती है ऊर्जा। तो हमारी पूरी कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसी कारण इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को हम शॉर्ट में लिखते हैं जैसे ये MT। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह इसे कहते हैं। इसके बाद अगला कोशिका हम पढ़ते हैं हरित लवक। यहाँ से नहीं, ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगला कोशिका हम पढ़ते हैं लवक के बारे में। लवक अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लास्टिड। इंग्लिश में इसको होता है प्लास्टिड। ये जो लवक होता है, ये लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये लवक नहीं पाया जाता। इस लवक को
तीन भागों में 3 प्रकार के लवक होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद तीसरा होता है हरित लवक, हरित लवक, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब इनके बारे में देखते हैं। अवर्णी लवक, जो ये अवर्णी लवक होता है ये पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता, जहाँ मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। ये अवर्णी लवक वहाँ जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे जड़ तक नहीं पहुँचता, भूमिगत तने तक नहीं पहुँचता, ये अवर्णी लवक वहाँ पाया जाता है। इसके बाद आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक ऐसे भाग, वर्णी लवक वर्ण का अर्थ होता है कलर से लेते हैं हम, वर्ण को हम कलर से लेते हैं। तो ये पादप के ऐसे भाग में पाया जाता है जो रंगीन होते हैं, रंग कलर के, जैसे फूल होते हैं, पत्ती होती है और बाकी जो भी कलर भाग होते हैं वो ये वर्णी लवक वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद हम लवक का लेते हैं ये हरित लवक। ये हरित लवक वाला भाग है, ये अलग से हम कोशिकांग के रूप में भी लेते हैं इसको। ये जो भाग होता है ये हरित लवक होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, उसमें डबल लेयर पाई जाती है। ये हरित लवक, इसकी हरित लवक ये डबल लेयर होती है इसकी, ये डबल लेयर। अब जो हरित लवक की डबल लेयर होगी, बाहरी लेयर को तो बाहरी झिल्ली, अंदर की लेयर को आंतरिक झिल्ली कहेंगे। अभी आंतरिक झिल्ली के अंदर जो ये भाग ये भरा होता है हरित लवक में, इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। हरित लवक में एक संरचना, एक संरचना या एक तंत्र के रूप में लेते हैं, एक संरचना या तंत्र पूरा पाया जाता है। ये क्या होता है? इसमें इसके अंदर ये बारीक मतलब एक सिक्के जैसी तस्तरी नुमा, तस्तरी होती है ना वो जो गोल, जैसे हम कैसेट देखियो आपने, वो पहले लगाते थे रील कैसेट चलाते थे, वैसी तस्तरी नुमा एक ये ऐसी पाई जाती है। इन तस्तरी नुमा को हम कहते हैं थाइलेकोइड। इन तस्तरी नुमा संरचनाओं कहते हैं हम थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, ये जो थाइलेकोइड होती है ये एक के ऊपर एक ऐसे सिक्के जैसी संरचना के रूप, इस सिक्के जैसी संरचना एक के ऊपर एक होती है और एक क्या बनाती है, एक मतलब एक गड्डी जैसे मान लो एक तस्तरी नुमा एक के ऊपर एक गट्ठर सा बनाती है। इसको पूरे इसको कहते हैं हम ग्रेना। इस पूरे को हम कहते हैं ग्रेना। और जो ये ग्रेना एक ही थोड़ी होती है, यहाँ पे एक ग्रेना यहाँ हुई, एक ग्रेना यहाँ पर होगी। जो ये दो ग्रेना को आपस में जो जोड़ने का काम करती है, ये एक संरचना पाई जाती है आपस में जोड़ने का काम करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम आपस में जो संरचना को जोड़ती है। और जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम होता है, पर हरित लवक में कौन सी जगह होता है? इन पार्ट में से जो थाइलेकोइड वाला पार्ट होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना के जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। और जो ये ग्रेना, ये जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है, इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ये हुआ हरित लवक की बात। अगला कोशिकांग हम पढ़ते हैं। सारे कोशिकाओं को हमारा अगला कोशिकांग बचता है अब एक तारक का है। अगला कोशिकांग बचता है हमारा तारक का है। तारक का एक जो संरचना है वो कोशिका किसमें काम आती है? ये कोशिका विभाजन में काम आती है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो खोज की बात करते हैं। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज बोवेरी ने नामक वैज्ञानिक ने करी थी। कब करी थी? बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने करी थी 1888 में। 1888 में बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने तारककाय की खोज करी थी। जो तारककाय होता है ये कोशिका विभाजन में काम आता है। कोशिका विभाजन के जो होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है, उसकी प्लेट बनती है ना, खांच बनती है जिसमें ये काम आता है। कैसे काम आता है? इसमें तारककाय की संरचना में दो ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, इन्हें हम तारक केंद्रक कहते हैं। तारक केंद्र कहते हैं। ये दो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, इन्हें हम तारक केंद्र कहते हैं, अर्थात सेंट्रोसोम कहते हैं।
इन्हें हम तारक केंद्र या सेंट्रोसोम कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका का विभाजन करता है और एक कोशिका को दो कोशिका में बांटने का कार्य करता है। अब ये हुए हमारे कोशिकांग। कोशिकांग के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। कोशिकांग कोशिका झिल्ली को 3 भागों में बांटा था, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली पढ़ लिया हमने, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लिया, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले सारे कोशिकांग पढ़ लिए। बचता है हमारा केंद्रक। केंद्रक को हम अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।